सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मेरी वॉइस आप सबको आ रही होगी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। 2022 और 2023 के जो बच्चे हैं, जो 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस पर ध्यान से पढ़िएगा। ये इस चैप्टर्स की पार्ट वन है, ठीक है। जो हम बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट में भी ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग एंड बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉजेज पीपल थिंक ऑफ देमसेल्फ एज अ नेशन। नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म राष्ट्र, भारत में राष्ट्रवाद इसके बाद वाला चैप्टर है, तो उसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। पहले इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेशनलिज्म मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, नेशनलिज्म में मतलब है कि आपकी जो फीलिंग्स है, आप सोचते हो कि मैं अपने देश में, अपने खुद के राज्य में एक फ्रीडम की तरह रहूं, कोई ना टोके, किसी के अंदर मैं काम ना करूं। इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म इसको कहते हैं। ड्यूरिंग 19 एंड 20 सेंचुरी, नेशनलिज्म वॉज अ पावरफुल फोर्स दैट कुड बी क्रिएट। हुआ ये था, उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था। किसका राज था, ब्रिटिशर्स का राज था। तो उस समय ब्रिटिशर्स ज़्यादा आते थे। उस समय इंडियंस का तो राज था नहीं, उस समय ब्रिटिशर्स राज था, ठीक है। वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्री। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वन नेशन ऑफ मैनी सेपरेट कंट्री मतलब मान लो कि एक ये कंट्री है, ये एक कंट्री है, और ये तीन कंट्री है, ठीक है। जैसे कि ये ब्रिटिश है, ये इंडिया है, ये नेपाल है, ये बहुत कंट्री है, तो ये सब पे रूल करती थी पहले, ठीक है। ये अकेला इंसान इन सब पे रूल करता था पहले, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी को कहते हैं वन नेशन एंड मैनी सेपरेट कंट्रीज। फिर आता है ब्रेक वन नेशन अप टू इनटू मैनी कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, हम आपको यहाँ इंडिया का एग्जांपल देते हैं। एक नेशन को ब्रेक कर दिया गया और उसकी खूब सारी कंट्रीज बना दी गई। पहले क्या था, एक ही नेशन की बहुत सारी कंट्रीज थी। अब एक नेशन को ब्रेक कर दिया गया, जैसे कि यूएसए है। अब यूएसए में आपको साउथ यूएसए, नॉर्थ यूएसए बहुत सारे मिल जाएंगे। साउथ अमेरिका में जा रहे हो, नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हो, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ एक था, ठीक है। अब आते हैं यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ते हैं। यूरोपियन सोसाइटी मतलब जैसे कि लोग यूरोप में जो रहते हैं, जो भी लोग यूरोप में रहते हैं एज अ फॉरेन कंट्री, तो उनके बारे में यहाँ बात की गई है। तो हम देखते हैं, पहला है द लैंडन एरिस्टोक्रेसी वेर डोमिनेंट ग्रुप। अब ये एरिस्टोक्रेसी क्या था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एरिस्टोक्रेसी। तो स्टूडेंट, एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है अपर क्लास, मतलब एक रिच फैमिली, एक रिच लोग जो बहुत ही अपर क्लास के थे, जो बहुत ही रिच थे, ठीक है। वो एक डोमिनियन ग्रुप था। अब ये डोमिनियन ग्रुप मतलब क्या होता है, डोमिनियंट ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी काम नहीं करता है, जो बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है, दे हैव कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल, ओन लार्ज कंट्री स्टेट्स एंड टाउन हॉल। उनके पास कॉमन इंटरेस्ट थे, उनके पास कॉमन लाइफस्टाइल थी, बिकॉज तो अपर क्लास की जो लिमिट थी, जो अपर क्लास था पहले का, वो बहुत ही हाई लेवल का होता था, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्पोक फ्रेंच। होता ये था पहले कि लोग मानते थे कि चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो फ्रेंच में बोल रहा है तो वो अपर क्लास का ही होगा, ठीक है। अगर वो फ्रेंच लैंग्वेज स्पोक कर रहा है तो वो एक अपर क्लास का होगा, वो एक डोमिनियन ग्रुप का होगा। इसको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से ही देखते थे। फिर बात करते हैं लोअर क्लास। लोअर क्लास मतलब नीची कास्ट। मेजोरिटी आर द पीपल्स आर पीजेंट्स। पीजेंट्स क्या होते हैं, पीजेंट्स होते हैं जो वर्कर नहीं होते, जो लेबरगिरी करते हैं, उसको हम पीजेंट्स कहते हैं। मोस्ट वेयर लैंडलेस एंड वर्क एज सर्फ। अब सर्फ मतलब क्या होता है, मतलब किसी के अंदर काम करना। फॉर एग्जाम्पल, ये एक अपर क्लास का बंदा है, और ये पीजेंट्स हैं, ठीक है, ये पीजेंट्स हैं। तो इसके अंडर काम करेंगे ये लोग, ठीक है, और इसकी ही सारी बातें मानेंगे, इसके क्या ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नोशन। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, अब हम क्या समझे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था कब? 1789 में। तो इसको याद रखिएगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में ही स्टार्ट हुआ था। फ्रांस वॉज अ फुल फ्लैग टेरिशियल स्टेट इन 1789 अंडर अ रूल ऑफ मोनार्क। देखो मोनार्क जो होता है, जो फ्रांस 1789 में जो फ्रांस था वो राजा रानी के रूल में था। मतलब उस समय कोई भी ब्रिटिशर्स का रूल नहीं चलता था, उस समय राजा रानी का यूज चलता था। जैसे इंडिया में मुगल, जैसे कि अकबर है, शाहजहां है, ऐसे का रूल वहाँ भी राजा रानी का रूल चलता था। ठीक है, इन 1789 में पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन वेक अप द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जब लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने कहा कि हम राजा रानी का रूल क्यों फॉलो करें, हम खुद की लाइफ स्टाइल जिएंगे और हम खुद ही रिवॉल्यूशन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मोनार्की का रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया और राजा रानी के अगेंस्ट खड़े हो गए। कौन कौन से लोग? फ्रेंच सिटीजन्स के लोग। जो फ्रेंच सिटीजन्स के लोग थे वो मोनार्क के बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर आता है वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेंस कलेक्टिव आइडेंटिफाई द अमंग पीपल। बहुत सारी प्रैक्टिसेस की गई, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए उस टाइम पे। देखिए ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस पॉइंट को आप बस नोट करते जाइए। बिफोर 1789 में क्या हुआ था स्टूडेंट? बिफोर 1789 में राजा रानी का ही रूल चलता था, वहाँ कोई भी ब्रिटिश रूल नहीं था, वहाँ कोई भी ब्रिटिशर्स नहीं थे। ठीक है, ना ही लोगों को खुद की आज़ादी थी, जो राजा ने कह दिया उनको वही करना पड़ता था, चाहे वो फांसी पे ही क्यों ना चढ़ जाए। तो लोगों ने सोचा कि उनकी खुद की लाइफ स्टाइल, उनका खुद का नेशन है, तो वो रिवॉल्यूशन क्यों ना स्टार्ट करें। ठीक है, तो फ्रेंच सिटीजन जो थे उन्होंने मोनार्क के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई, बहुत सारी फेलियर उन्होंने झेली, बट फाइनली वो सक्सेसफुल हुए। अब हम पढ़ते हैं आगे। सेटिंग अप अ जोकोबिन क्लब बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। देखो जोकोबिन क्लब क्या था? जो 20-30 मेंबर होते थे स्टूडेंट्स, 20-30 मेंबर इकट्ठा हुए, एजुकेटेड मिडिल क्लास के थे, स्टूडेंट्स भी कह सकते हो। उन्होंने वो इकट्ठा हुए, उन्होंने अपना एक क्लब बनाया, उन्होंने स्टार्ट किया, उस क्लब के जरिए लोगों को जोड़ना स्टार्ट किया कि अब वो जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या करेंगे, अब वो जुड़ेंगे, धीरे धीरे कर करके हम मोनार्क ख़त्म कर देंगे, किसी भी तरीके का मोनार्क नहीं बचेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट द रिवॉल्यूशन ऑल यूरोप। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आता है, किसके द्वारा आता है? आइडिया ऑफ ला पार्ट्री। ला पार्ट्री क्या होता है स्टूडेंट? जैसे हम लोग इंडिया को कहते हैं, भारत को कहते हैं भारत माता, ये एक मदर लैंड है, वैसे ही जो वहाँ के लोग थे वो कहते थे ला पार्ट्री। ला पार्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को मार्क करना पड़ेगा बिकॉज इस सब्जेक्टिव पेपर में ये बहुत बार पूछा जाता है। ला पार्ट्री मतलब क्या होता है? फादरलैंड। और ले सिटोरियम मतलब क्या होता है? द सिटीजन, मतलब वहाँ के लोग जो रह रहे हैं। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजन्स इंजॉय इक्वल राइट्स। तो नेशनलिज्म का आइडिया क्या था? पहला इनका आइडिया था कि वो ला पार्टी मतलब इसको फादरलैंड घोषित कर देंगे, ले सिटीजन, यहाँ के सिटीजन्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, एडॉप्शंस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे जिसमें सारे सिटीजन्स होंगे वो इक्वल राइट्स में रहेंगे। एडॉप्शन ट्राई कलर एज न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने क्या किया? ट्राई कलर, ये जो आप देख रहे हो ये न्यू फ्लैग है। ये क्या हुआ था? 1789 के बाद यही फ्लैग आया था। ठीक है, तो उन्होंने ट्राई फ्लैग को अडॉप्ट किया था। न्यू हाइम्स वे कंपोज ओथ वेयर टेकन। हाइम्स ओथ क्या होता है बेटा? ओथ मतलब होता है जैसे कि राष्ट्र संगीत। ठीक है, न्यू हाइम्स राष्ट्रीय संगीत लिया गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई। मैट्रिक्स रिमेंबर द नेम ऑफ नेशन, और उसको एक नेशन के नेम को यूनिफॉर्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मेजर वेयर अडॉप्टेड, वहाँ सबको यूनिफॉर्मली इक्वल राइट्स दी गई, यूनिफॉर्मली वेट्स दिए गए। ठीक है, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डिप्लेक्ट्स वेयर डिस्करेज। जो फ्रेंच था उसको फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। जब फ्रेंच था उसको फ्रांस का नेशनल लैंग्वेज कर दिया गया था। ठीक है, वहाँ के रिलीजन्स भी फ्रेंच ही थे। इमेजनरी फीमेल आर यूज टू बी यूनाइटेड एज अ मैरिना एंड जर्मेनिया। अब बहुत पूछा जाता है कि हु इज़ अ मैरिनिया एंड हु इज़ जर्मेनिया।
तो मेरेनिया कौन थी? मेरेनिया थी मदर ऑफ फ्रांस, जर्मेनिया थी मदर ऑफ जर्मन। इसको लिख लीजिएगा, ये मदर थी जर्मन की, ये मदर थे फ्रांस के, ठीक है। इसको एक बार याद कर लीजिएगा कि जो मेरेनिया थी वो मदर ऑफ फ्रांस थी और जर्मनिया थी वो मदर ऑफ जर्मन थी। फिर आ जाता है नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम सिविल कोड भी कहते हैं। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश इक्वली बिफोर द। अब ये नेपोलियन कौन था? देखो इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। मैं आपको बस आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कल कंटिन्यू करूंगा। नेपोलियन बोनापार्टे, अब ये कौन था ये मैं थोड़ा ब्रीफली पढ़ लो। नेपोलियन बोनापार्टे एक फ्रांस का ही बंदा था जो कि मिलिट्री में था, ठीक है। वो एक मिलिट्री में था। जब राजा रानी का रूल ख़त्म हुआ तो उसने क्या करा, अपना रूल स्टार्ट कर दिया। उसने मिलिट्रीज़ को इकट्ठा किया और वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। प्रिविलेज बेस्ड बर्थ अबॉलिश, इक्वलिटी बिफोर लॉ वॉज इस्टेब्लिश्ड। क्या हुआ था? उसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे। लॉ के पहले सबको इक्वल कर दिया था उसने। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को अबॉलिश कर दिया था। सबको राइट टू प्रॉपर्टी दे दी थी। फेडरल सिस्टम हटा दिया था। फेडरल सिस्टम मतलब राजा रानी का सिस्टम उसने हटा दिया था। उसने क्या क्या अच्छे काम किए थे? देखो, सबको प्रॉपर्टी का अधिकार दे दिया था उसने। इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया था। लॉ के बिफोर सब इक्वल कर दिए थे। प्रीवियस बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया था, ठीक है। पीजर्स उसके जब वो आए थे, जब नेपोलियन बोनापार्टे आए उस समय पीजर्स को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि पीजर्स को फ्रीडम मिल गई थी। क्योंकि जब राजा रानी के टाइम में पीजर्स को फ्रीडम नहीं थी, तो नेपोलियन के टाइम में पीजन को क्या मिल गई थी? पीजर्स को फ्रीडम मिल गई थी। यूनिफॉर्म लॉ इस्टेब्लिश किया गया था। स्टैंडर्ड मास ऑफ वेट एंड मासेस को इंट्रोड्यूस किया था। कॉमन नेशनल करेंसी अब अडॉप्ट की थी। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे और बहुत अच्छे अच्छे काम नहीं भी किए थे। अच्छे काम में राइट टू प्रॉपर्टी कर दी गई, फेडरल सिस्टम को हटा दिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ कर दिया, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ को हटा दिया, कॉमन नेशनल करेंसी को अडॉप्ट कर लिया कि पूरे फ्रांस में एक ही करेंसी चलेगी, ठीक है। गिल्ड इन रेस्ट्रिक्शन टाउन वॉज रिमूव। और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए, वो रेस्ट्रिक्ट था, वो बैन था राजा रानी के टाइम में। बट नेपोलियन ने उसको भी एकदम खल्लास कर दिया, उसको भी एकदम वो कर दिया। अब आते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है बेटा स्टूडेंट्स। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको कमी लगी हो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे कहेंगे तो ये पीपीटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपीटी है वो मैं आपको डाल दूंगा, और ऐसे मैं हिस्ट्री, साइंस और मैथ सबके लिए वीडियो बनाया जाऊँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, तब के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिए, आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।